आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत के विक्टर सैंक स्टूडियो में और आपके साथ मैं हूं विवेक। आप देखना शुरू कर चुके हैं, ये भारत की बात है, देश का नंबर 1 शो, इसलिए बराबर कहता हूं कुर्सी की पेटियां जरूर बांध लीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं कि आज बड़ी खबर कौन कौन सी होंगी। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जिसे सुनने के लिए, देखने के लिए आप भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ खुद बता रहे हैं कि बहुत कुछ हुआ, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। हेलो शहबाज, भारत ने हमला किया, यह बात खुद शहबाज शरीफ मान रहे हैं। अब तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। यह भारत का शौर्य है, शौर्य साहस का परिचय देती हुई ये तस्वीरें, और इंडियन नेवी ने तस्वीर जारी की है। जरा शोर सुनिए और आगाज देखिए। तो इंडियन नेवी ने जो वीडियो जारी किया उसे आपने देखा, कमाल का वीडियो था, लेकिन पाकिस्तानी पोस्ट तबाह किए गए और लगातार उन पोस्ट पर जो धमाके हैं उसकी आवाज अभी तक कानों में आ रही है, और ये तस्वीर जो है वो बता रही है कि पाकिस्तानी पोस्ट किस तरह तबाह किए गए। उसके बाद लगातार उस पोस्ट को निशाना बनाया जाता रहा जहां से गोलियों की आवाज भारत की तरफ इशारे कर रही थी। और यहां पर आप देखिए, बीएसएफ का एक्शन जब हुआ तो पाकिस्तानी रेंजर भाग खड़ा हुआ, और इतनी स्पीड में भागा तो पता नहीं चला कि जंगल में वो कहां खो गया। फिलहाल ये तस्वीरें बीएसएफ का एक्शन, पाकिस्तानी रेंजर्स भाग खड़े हुए। तो ये तो सबूतों की झांकी है, पिक्चर पूरी बाकी है। यहां पर धमाके हम दिखा रहे हैं, और ये धमाके पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी की गई, जो मोर्टार दागे गए, उसे डिफ्यूज किया गया, वो तस्वीरें भारत माता की जय के नारे लगे। भारत माता की इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। और तिरंगा यात्रा की बात करते हैं। यहां पर डोडा जम्मू कश्मीर की तस्वीरें, जहां तिरंगा रैली में नारी शक्ति ने प्रदर्शन किया और उन्होंने सेना ने दम झोंका है, आतंकवाद को ठोका है। तो कुछ ऐसे बैनर लेकर महिलाएं सड़कों पर उतरी। तो पाकिस्तान में बर्बादी के निशान कहां कहां हैं, ये भी अब देखते जाइए। नूर खान एयरबेस की चर्चा सभी तरफ हो रही थी। नूर खान एयरबेस है जहां पर शांति है, क्योंकि यहां धमाका भारत कर चुका है, लेकिन
किस तरीके से तबाही हुई, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तबाही की तस्वीर और ये तबाही की तस्वीरें बता रही है। और देखिए उस समय क्या बातें हो रही थी, याद करना जरूरी है। बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है, नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयर बेस पे, और बहुत तेजी से ये एक और अटैक हुआ, और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये काफी ज्यादा हुआ है। ये भी सेकंड ब्लास्ट हुआ है और ये काफी हैवी ब्लास्ट हुआ है। ये नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर। सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी, जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे। कह लेंगे कि वज़ीर आज़म हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करें। तो पूरे पाकिस्तानी आवाम को देखना चाहिए कि जब युद्ध हो रहा था, जो पाकिस्तानी रेंजर से भाग रहे थे, उस वक्त शहबाज शरीफ आपके प्रधानमंत्री स्विमिंग पूल में थे। आप समझिए कि वो कितने संजीदा हैं आपकी सुरक्षा को लेकर। आइए देखते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान ने एक बड़ा कबूलनामा किया है। पाक पीएम शहबाज शरीफ का भारत के हमले पर बयान आ गया। नूर खान एयरबेस पर भारत के हमले की बात उन्होंने कबूल ली। हमले के बाद जनरल मुनीर ने शहबाज को फोन किया। 10 मई की रात तकरीबन 2:30 बजे शहबाज को फोन आता है। नूर खान एयरबेस समेत इलाकों में भारत ने हमला कर दिया, यह कहा जाता है। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया, हुजूर, यह कहा जाता है। पाकिस्तान ने शुरू में भारत के इन हमलों से इनकार किया था, आपको भी याद होगा, लेकिन अब खुद पाकिस्तानी पीएम ने कबूल कर लिया। इतना ही नहीं, चीनी लड़ाकू विमानों पर हमले की बात मान ली है। भारत ने आधुनिक गैजेट और तकनीक का इस्तेमाल किया। भारत के हमले के 8 दिन बाद पाकिस्तान ने आखिरकार सरेंडर किया, सच कबूल लिया। भारत ने अगले दिन ही पाक एयरबेस पर हमले की बात कही थी और इसी हमले के बाद पाकिस्तान सीज फायर की बात करने लगा था। भारत ने पाक पर हमले के लिए 15 ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया। भारत ने नूर खान समेत पाक के 11 एयरबेस को निशाना बनाया था और इस हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तो ये चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से जो बातें कही गई शहबाज शरीफ की तरफ से, वो बातें बहुत देर लग गई कहते कहते, आखिर कबूल लिया। चलो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन भारत में भारत के लोग जो हैं कैसे देख रहे हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं कैसे इस पर बयान दे रहे हैं, क्या कहते हैं, सुनिए। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिफ मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे। नूर खान एयरबेस से हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हमने उसको उड़ा दिया। मोदी जी का पैगाम, भारतीय सेना का पैगाम स्पष्ट है, जो मोही मारा मैं तही मारा। सुंदरकांड की लाइनें हनुमान जी ने कहा था। शहबाज शरीफ का ये कबूलनामा अब पाकिस्तान के लोग देखें, लेकिन हम यहां रुकने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान को पता था कि उसे दर्द मिला है, लेकिन छिपा रहा था। गुम चोट लग रही थी, लेकिन अब चीखें निकल रही हैं। वो कह रहा है कि नूर खान एयरबेस पर भी हमला हुआ, ये शहबाज शरीफ का कबूलनामा है। शहबाज शरीफ कोई शराफत नहीं दिखा रहे, बल्कि उनकी सेना बदमाश है और उसकी बदमाशी का इलाज हमारी सेना ने कर दिया। हमारे ब्रह्मोस के डर से पाकिस्तानियों को नींद नहीं आती है। भारत की सेना ने, भारत की एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 11 ठिकाने ध्वस्त किए। उसमें से नूर खान भी एक है, उनका बड़ा क्रूशल ठिकाना था। और अब तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने खुद कबूल कर लिया कि हाँ,
नूर खान ध्वस्त होने की सूचना उनको आई थी, उनके जनरल ने सूचना दी थी, परंतु उनके पास कोई और रास्ता नहीं था और दुनिया भर में एक मैसेज दिया कि अगर आप हमको छेड़ोगे तो वापस से बहुत कड़ा संदेश पाओगे। तो इतने बयानों के बाद आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर नूर खान एयरबेस को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है, जुबान पर लोगों के क्यों आ रहा है, मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ क्यों बोल रहे हैं और भारत से बयान क्यों आ रहे हैं, आइए आपको भी बताते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस पाक के लिए बेहद अहम है और यह पाकिस्तानी वायुसेना का अहम कमांड सेंटर है। पाकिस्तान अपने ज्यादा से ज्यादा हथियार यहीं पर रखता है और पाक के फाइटर जेट को ईंधन और मरम्मत यहीं मिलती है। यहीं से पाक के वीवीआईपी नेता विदेश जाते हैं। राजधानी इस्लामाबाद से यह सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है और पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर भी पास में ही है और इसका तबाह होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था। इसके बाद पाक के कई लड़ाकू विमान उड़ ही नहीं पाए और यही वजह है कि नूर खान पर हमले से पाक बिल्कुल डर गया, थर्राने लगा। चलिए अब डिफेंस एक्सपर्ट क्या कहते हैं, वीरेंद्र सचदेवा को जरा सुनिएगा कि कितना अहम था जिसे हमने बर्बाद कर दिया। शहबाज शरीफ का ये एक्नॉलेज करना बहुत 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 बड़ी बात है कि भारत के मिसाइल ने इनका जो चकलाला जो नूर खान एयरबेस कहलाता है उस पर हिट किया है। चकलाला नूर खान जो एयरबेस है ये इनका हब है, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में ही है। सारी वीवीआईपी फ्लाइट्स एयरफोर्स की, मिलिट्री के चीफ की, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स की यहाँ से उड़ती हैं। यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक कोऑर्डिनेशन हब भी है, इंटेलिजेंस गैदरिंग यूनिट भी है, ये नर्व सेंटर है पाकिस्तान की एयरफोर्स का। वहाँ पर ये अटैक हुआ और शहबाज शरीफ कंफर्म कर रहे हैं, ये इंडिकेट करता है कि इंडिया ने तो पाकिस्तान के हार्ट पे सीधा जैब किया है। वहाँ पर कम से कम 2 गाड़ियाँ ध्वस्त हुई हैं, इंक्लूडिंग एक तेल का टैंकर, और कुछ और भी डैमेज हुआ है। तो ये एक्नॉलेज करना बहुत बड़ी बात है। ये इंडिकेट करता है यस ऑफ कोर्स इंडिया की प्रिसीजन और रीच कि हमने बहुत क्लियर मैसेज है किसी भी देश के लिए कि उसका जो हार्ट है एयरबेस, जो मेन प्रीमियर एयरबेस, उस पर अटैक हो गया, आपकी एयर डिफेंस सारी फेल हो गई और आपको डैमेज हुआ है। तो एक बड़ी स्टेटमेंट है ये। तो उस हमले के, उस धुएं के गुबार को देखना समझना बेहद जरूरी है। जरा आइए देखिए, हमारे साथ देखिए मुनारी एयरबेस पर तबाही की तस्वीरें। जब भारत ने बम्बार्डिंग की, मिसाइल से हमला किया तो ये सब कुछ तबाह हो गया और इसके निशान आज भी यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि इस तबाही को भरपाई के लिए, इसकी मरम्मती के लिए अब टेंडर निकाले जा रहे हैं और जो टेंडर निकाला गया ये वो टेंडर की पूरी लिस्ट है कि भाई इतना नुकसान पहुंचा है और इसकी मरम्मती बेहद जरूरी है, इसलिए टेंडर निकाला गया है और तारीख भी आप देख पा रहे हैं। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स का टेंडर कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, यानी कि नुकसान तो हुआ, कब तक छिपाएंगे आप। लेकिन आपको कुछ और समझाना चाहते हैं हम कि किस तरीके से यहां पर पाकिस्तान जो है चारों खाने चित है और मरम्मती पट्टी दे रहा है। तो कुल मिलाकर हम आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने अपने एयरबेस पर मरम्मत का टेंडर निकाला है और मरम्मत का टेंडर कैसा लगता है ये हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। इस तरह पाकिस्तान खुद ही भारत के हमले का सबूत दे रहा है। भारत ने पाक में घुसकर उसके 11 एयरबेस तबाह किए, अब पाकिस्तान एयरबेस का मरम्मत करना चाहता है। तो साफ है कि भारत के हमलों से पाक को भारी नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उन सभी जगहों के लिए टेंडर निकाल दिया जिनमें एयरबेस रिपेयर और मेंटेनेंस की बात कही गई। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने यह टेंडर ऑनलाइन किया। 12, 13 और 14 मई को यह टेंडर जारी कर दिया। 12 मई को रावलपिंडी एयरबेस के लिए टेंडर निकला था और इसी जगह पर हमले की बात मुनीर ने शहबाज को बताई थी। 13 मई को फिर 2 अलग अलग एयरबेस के लिए टेंडर निकाला गया। 14 मई को दोबारा रावलपिंडी एयरबेस के लिए टेंडर निकाला गया, यानी कि 3 तारीखों की बात हम कर रहे हैं। तो 3 तारीखों की बात हम कर रहे हैं और उसके बाद जो हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ये तो टेंडर की बात हुई, लेकिन टेंडर के अलावा कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों को दिखाने का मतलब यह है कि यहां पर साफ तौर पर जो पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से ज़बीदोज़ हो चुका है, घुटने पर आ चुका है, मदद और रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन खुद सबूत देने के बाद भी जो उसकी ऐंठन है वो कम नहीं हो रही है। चलिए आपको मैं बताऊं कि 18 मई को लेकर पाकिस्तान डरा हुआ। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि सीज फायर की तारीख खत्म हो रही है, 18 तारीख, और दोनों देशों के बीच में पाकिस्तान के कई सांसदों ने संसद में बयान दिया। भारत पाक में सीज फायर
टूटने की आशंका जताई। पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड की सुरक्षा में पाक सेना लगी हुई है। सीज फायर के बावजूद पाकिस्तानी सेना सुरक्षा में है। भारत के रक्षा मंत्री के बयान ने भी पाक की जो टेंशन है उसे बढ़ा दिया। राजनाथ ने कहा कि अभी तो ट्रेलर दिखा है, पूरी पिक्चर हम दिखाने वाले हैं। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, तो क्या पूरी पिक्चर में किस आतंकी ठिकानों पर निशाना होगा, यह सवाल है। क्या भारत का अगला टारगेट हाफिज सईद और मसूद अजहर है? सीज फायर खत्म होने में अब कुछ ही घंटे शेष हैं, बचे हुए हैं, और सीज फायर की डेडलाइन पास आने से जो पाकिस्तान की टेंशन है वो बढ़ गई है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान है वो हड़बड़ा सा गया है, और इसके लिए जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो सुनिए जरा। जो धमक है उसे बयानों के जरिए हम सुनाने जा रहे हैं। और राजनाथ सिंह ने कैसे कहा था, ये अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर हम दिखाएंगे, आगे बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। कच्छ से लेकर कश्मीर तक पूरी पश्चिमी सीमा पर हमला करने का दुस्साहस किया, मगर मोदी जी के समय में हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी परफेक्ट बन चुकी थी कि एक भी मिसाइल्स भारत की भूमि पर नहीं गिर पाया, एक भी ड्रोन उनका भारत की भूमि पर नहीं। पाकिस्तान की सेना अभी सोचती ही थी, और 9 तारीख को हमने 15 जगह पर, ये भी उनके एयरबेस पर, उनकी जनता को कोई नुकसान नहीं किया। मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है, और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। तो भारत जो काम करता है उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी पारदर्शिता होती है, लेकिन उतनी ही पारदर्शिता देश के अंदर भी सभी पार्टियों के साथ हुई। ये आप देख रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग की तस्वीरें, जिसमें एक एक बारीकी बताई गई कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरा भारत एक नजर आया है। इसके बाद की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इसमें जो डेलीगेशन तैयार किया गया है ताकि विश्व के कोने कोने में जाकर सभी देशों को यह मैसेज दिया जाए, और ये चेहरे जो जाएंगे और प्रतिनिधित्व करेंगे और बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान ने किया क्या, पाकिस्तान कैसे आतंक को जन्म देता है। और अभी तो बस हमने 9 मारे हैं, अभी 21 ठिकाने बचे हुए हैं, यानी कि पूरी तैयारी है। आतंकवाद पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, और दुनिया के सामने सच उजागर करने का यह फैसला बहुत मजबूती से लिया। 7 डेलीगेशन विदेश भेजने का फैसला सरकार की तरफ से, और इस डेलीगेशन में सभी दलों के नेताओं को सम्मिलित किया गया, जो पाकिस्तान की आतंक की नीति को दुनिया के सामने बताएंगे, उजागर कर देंगे। भारत का डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर का सच दुनिया को बताएगा, सैनिक कार्रवाई क्यों की गई, और इस सच से भी दुनिया को अवगत कराएगा। भारत का जो डेलीगेशन है खास तौर से यूएनएससी के सभी देशों का दौरा करेगा। यूएनएससी में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत 15 देश शामिल हैं, और डेलीगेशन में 6 से 7 सांसद होंगे जो अन्य दूसरे देशों का भी दौरा करेंगे। खबर है कि अगले हफ्ते डेलीगेशन 10 दिनों के विदेश दौरे पर होगा। इनमें अनुराग ठाकुर, मनीष तिवारी, असदुद्दीन ओवैसी, राजीव प्रताप रूडी, प्रियंका चतुर्वेदी, सरफराज अहमद, और क्रिकेटर से टीएमसी सांसद बने यूसुफ पठान का भी नाम शामिल है। तो डेलीगेट्स में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का भी नाम है। हालांकि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद अभी सांसद नहीं है, डेलीगेट्स लीड करने वाले सांसदों के नाम भी सामने आ गए हैं। अब ये देखिए, रविशंकर प्रसाद को आप देख पा रहे होंगे, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया, सऊदी अरब, ये जाएंगे और वहां जाकर लोगों को बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान ने कैसे हमला किया। संजय कुमार झा जो सांसद है जेडीयू कोटे से, उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी, वो जापान, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया जाएंगे और अपनी बात रखेंगे विश्व पटल पर। इसके बाद सुप्रिया सुले सांसद हैं एनसीपी एसपी से, और मिस्र, केन्या, ओमान, दक्षिण अफ्रीका की जिम्मेदारी दी गई है कि आप वहां जाएं, लोगों को बताएं।
अब शशि थरूर के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि कांग्रेस से सांसद हैं। आप अमेरिका में जाएंगे और वहां जाकर इसे नैरेट करने की कोशिश करेंगे, बताएंगे। वैजयंत पांडा का नाम इसमें है, सांसद बीजेपी के हैं। कनिमोझी हैं, सांसद डीएमके के, उनको भी शामिल किया गया है। श्रीकांत शिंदे हैं, सांसद शिवसेना के, वो भी जाने वाले हैं। तो इस पूरी लिस्ट में जो फेहरिस्त है वो हम आपको बता रहे हैं। तो जो डेलीगेट्स जाने वाला है उनमें से कुछ चुनिंदा नेताओं के बयान भी जरा सुनिए। प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा। बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग। ये देखिए, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई हम लोग MIM पार्टी, NCP पार्टी या वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़रूर है, एक पार्टी के तरफ सेलेक्ट हुए हैं, बट ये जो काम है हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। पूरे विश्व को समझना है। इंडिया कोई मामूली कंट्री तो नहीं है ना। पार्लियामेंट के हमले के बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत में इसी तरह जब वो ऑपरेशन परिक्रमा रखा गया था, उस दौरान भी कुछ पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस जो हैं वो कई मुल्कों में भेजे गए थे। तो आज भी बाकी जो अहम मुल्क हैं, इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उन्हें अपने मुल्क की, यहाँ हिंदुस्तान की जो बात है, हमारा जो मौक़िफ़ है, वो उनके सामने रखने का एक अच्छा मौका है। दुनिया में भारत का पक्ष पहले भी गया है। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया तब भी ये पक्ष पूरे दुनिया में गया। अब जब ये डेलीगेशन जाएगा तो ये मेंबर पार्लियामेंट का डेलीगेशन है, ये भी जाकर अपने इस पक्ष को वहां रखेगा। अब चलिए एक और खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। वो खबर बहुत जरूरी है देखनी और समझनी, क्योंकि आपके बीच में भी कोई गद्दार हो सकता है जो भारत के अंदर की जो जानकारियां हैं, सुरक्षा संबंधी जानकारियां, उसे पाकिस्तान तक भेजता हो। ये तस्वीरें जिसमें नुमान नजर आएगा, अरमान नजर आएगा और देवेंद्र, ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। ये तस्वीरें आई हैं सामने, इन्हें पकड़ा गया, इनसे पूछताछ हो रही है। अगली तस्वीर इससे भी बड़ी तस्वीर है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा को आप देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल पर, आपने देखा होगा 3.5 लाख से ऊपर यूट्यूब के इनके फ्रेंड लिस्ट में शामिल हैं लोग। और ऐसे में ये भी पाकिस्तान की तरफ से भारत की जासूसी करती थी, लेकिन अब इनका भी पर्दाफाश हो चुका है। ज्योति मल्होत्रा को आप देख पा रहे हैं। इसके बाद ये जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है, किस तरीके से ज्योति मल्होत्रा ने उन्हें फायदा पहुंचाया, उनके संबंध क्या थे, इसकी खोजबीन की जा रही है और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। लेकिन ज्योति मल्होत्रा जो एक बड़ा नाम है, इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, उसकी ये वीडियो देखिए। ये अटारी वाघा बॉर्डर की तस्वीर है जहां पर वो वीडियो बना रही है और ये तस्वीर देखिए। जैसे ही ये सत्यमेव जयते और हमारे इंडिया का गेट और इंडिया का फ्लैग नजर आएगा और यहाँ पे है ये जीरो लाइन। इस तरफ हम अभी इंडिया में है, जैसे ही ये लाइन क्रॉस करते हैं जीरो लाइन तो आ जाते हैं पाकिस्तान में। वेलकम टू पाकिस्तान। इस साइड पाकिस्तान का गेट। तो बात यही खत्म नहीं होती। 18 वाघा बॉर्डर पर जिस तरह से ज्योति को आपने देखा, उसी तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं करतारपुर कॉरिडोर में जिस तरीके से पहुंचती है, वहां के वीडियोस बनाती है और ये लीक करती है इन वीडियोस के सहारे। हालांकि इसकी कोडिंग क्या है उसे डिकोड करने की पूरी कोशिशें जारी हैं। ये डीजल लोकोमोटिव ट्रेन, ये एक स्पेशल ट्रेन है जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ इंडियन जो भी पैसेंजर यात्री आ रहे हैं उनके लिए चलाई जाती है, जो कि चलेगी वाघा से और पहुंचाएगी पंजा साहिब। लगभग 400 किलोमीटर का ये सफर ग्रीन कलर की पाकिस्तानी ट्रेन में हम तय करेंगे। आपको कैसी लगी ये पाकिस्तानी डीजल लोकोमोटिव इंजन वाली ट्रेन? दूरी तो बता दी, लेकिन जो दूरी खुद तय कर रही थी ज्योति, उसके बारे में अब जाकर पता चला है। अब चलिए मैं आपको बताऊं क्या फोन आते हैं किस तरीके से। यूट्यूबर ज्योति हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप देखिए। उम्र है 33 साल, ट्रेवल यूट्यूब चैनल चलाती है और ज्यादातर दिल्ली में रहती है। बीए तक की पढ़ाई की है। 15 मई को यानी कि 2 दिन पहले पुलिस ने उसे पकड़ा।
ज्योति पर आरोप है कि वो पाक के लिए जासूसी कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने साल 2023 में पाक की यात्रा की और दावा है कि वीजा लेने के दौरान वो दानिश के संपर्क में आई। दानिश को एहसान और रहीम के नाम से जाना जाता है और वो भारत में पाकिस्तान के उच्चायोग का एक कर्मचारी है और इसे जासूसी के आरोप में सरकार ने वापस पाकिस्तान भेज दिया। आरोप है कि दानिश के साथ ज्योति के गहरे संबंध बन गए। दानिश ने ज्योति की मुलाकात खुफिया एजेंसी के एजेंटों से करवा दी और इन्हीं एजेंट्स ने पाक में ज्योति के रुकने का इंतजाम किया था। यानी कि ज्योति मल्होत्रा ने कुल 3 बार पाकिस्तान की यात्रा की। दावा है कि ज्योति टेलीग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट के जरिए डील किया करती थी। उसने सोशल मीडिया पर पाक के समर्थन में कई पोस्ट किए। दावा यह भी है कि वो पाकिस्तान खुफिया अधिकारी के संपर्क में थी और इस अधिकारी के साथ में उसने इंडोनेशिया के बाली की यात्रा की। फिलहाल इस पूरे मामले में एजेंसियां लगी हुई हैं। यूट्यूबर ज्योति को कोर्ट ने 5 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो कमलजीत हैं उन्होंने क्या कहा है, पुलिस प्रशासन ने क्या कहा है, ये अब आपको बता रहे हैं। रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ अग्रसेन एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 बीएनएस के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है। पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन देश के अंदर से कई ऐसी तस्वीरें आ रही है। बागपत से तस्वीर आई, ये जरा पोस्ट देखिएगा और पोस्ट को जरा पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। घमंड तो इस बात का है कि मैं इंडिया में रहकर पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूं। जो फोटो उसने बनाई थी और यहां पिस्टल वाली तस्वीर लगी और ये जो समर्थक युवक है, पाकिस्तान का समर्थक युवक जिसने इंस्टा पर पिस्टल की तस्वीर डाली, अब इसका खुलासा हो गया। अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर है, ये वही उस्मान है जो लंगड़ाता हुआ दिख रहा है और भारत माता की जय के नारे लगा रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोल भारत माता की जय, 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 तो भारत माता की जय के नारे जब डंडे पड़े तो भारत माता की जय के नारे लगे, नहीं तो वैसे इसने जो लिखा उसे बराबर रिपीट करके हम पढ़ भी नहीं सकते। भारत माता की जय, 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 बोल भारत माता की। तो पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे, बातें लिखी जा रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जब डंडा बजा तो शब्द निकल रहे थे भारत माता की जय। आइए देखते हैं पाकिस्तान के समर्थन का यह मामला उत्तर प्रदेश के बागपत का है। यहां पर उस्मान नाम के एक युवक ने पाकिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और इस पोस्ट में लिखा था कि घमंड इस बात का है कि भारत में रहकर पाकिस्तान का सपोर्ट करता हूं। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर पहुंचते ही वायरल होने लगा। जल्द ही यूपी पुलिस तक ये बातें पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस थाने पहुंचते ही उस्मान का पाकिस्तान प्रेम हवा हो गया। पाकिस्तान का समर्थन करने वाला उस्मान थाने में भारत माता की जय के नारे लगाने लगा। अब जरा बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए, भारत माता की जय सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून भी लग रहा है। फिलहाल उस्मान अब पुलिस की गिरफ्त में है, उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चलिए, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, अच्छी बात है, लगना भी चाहिए, देश प्रेम होना चाहिए। फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि जहां पर उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है, कार्रवाइयां की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जो कि भारत विरोधी ताकतें हैं उन पर लगातार एक्शन यहां पर हो रहा है। तो ये मध्य और उत्तर कश्मीर में सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कश्मीर अभी हाई अलर्ट पर है। तो कुल मिलाकर हाई अलर्ट पर कश्मीर है, लेकिन सेना ने काम बंद नहीं किया, अभी तो शुरू हुआ है और जो चीजें सामने आ रही हैं उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े एक्शन की तैयारी है। पहलगाम में हमले के बाद से ही कश्मीर में हाई अलर्ट है। जो रिहायशी इलाके हैं वहां से लेकर जंगल तक सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। सांबा में कल 3 संदिग्ध देखे जाने की सूचना सामने आई। इनपुट ये थे कि 3 आतंकी घाटी में छिपे हो सकते हैं। इसी सूचना के आधार पर कश्मीर में तलाशी शुरू हुई। आसपास के जंगलों को सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेर लिया। इसके अलावा सोपोर, बारामूला, हंदवाड़ा में छापेमारी की गई और कश्मीर में तकरीबन 11 जगहों पर सुरक्षा बलों ने छापेमारी की।
इसके साथ श्रीनगर में भी कुछ जगहों पर छापेमारी हुई है। आतंकियों के साथ मददगारों की भी तलाश की जा रही है। फिलहाल इलाके में अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। चलिए, और उसके बाद जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से बम को डिफ्यूज किया है, तो धमाका आप सुनते जाइए। ये वो गोले हैं मोर्टार के जरिए पाकिस्तान ने भारत की तरफ दागे थे, जो फट नहीं पाए। अब रुकना मत। पिछले दिनों जैसे जंगी छिड़ी थी एक किस्म की, वो पाकिस्तान ने जो हैवी फायरिंग की थी हमारे कुछ सेक्टर अखनूर में, गोलाबारी काफ़ी हुआ था जहाँ पे वो जो जहाँ पर गोलेबारी है वो जहाँ घरों के आगे पीछे गिरे थे, जहाँ खेती में गिरे थे, वो डिस्प्यूट नहीं हुए थे। और हमारे इंडियन आर्मी 106 इंजीनियर जो जम्मू से आई है, इन्हें डिस्प्यूट करने के लिए वो जहाँ पर एक टीम पहुँची है आर्मी की, हम उनका धन्यवाद करते हैं इंडियन आर्मी का भी। और उन्होंने अभी खेतों में जाकर लोगों ने भी उन्हें बताया कि जहाँ जहाँ पर गोले वो गिरे हैं, तो उन्हें लोगों ने बताया आर्मी को, आर्मी वाले वहाँ पर उनकी टीम 106 इंजीनियर की पहुँची है और उन्होंने काफ़ी जगह पे आज उन्होंने डिस्प्यूट की है वो जो इनके जो बम हैं। चलिए, जो आतंकी हैं उन्होंने यू टर्न ले लिया, लेकिन मैं आपको वो तस्वीरों को दिखाता हूं। ट्रंप जो है लगातार अपने बयानों से यू टर्न ले रहे हैं और 7 दिन में 6 बार की जो गतिविधियां हैं ट्रंप की, अगर आप देखेंगे उनके बयानों को तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ट्रंप जो है अपने बयानों से ही यू टर्न लेते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो स्थिति है उसे देखते हुए आप कह सकते हैं कि जो ट्रंप है वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी प्रसिद्धि कायम रहे, उनका भी कोई नाम लेवा हो। आइए आपको बताते हैं जो स्थिति है उसमें भारत पाकिस्तान सीज फायर पर अब ट्रंप हैं जो पलट गए हैं। ट्रंप ने कहा भारत पाक परमाणु युद्ध मैंने रुकवाई, लेकिन इसका क्रेडिट मुझे नहीं मिला। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने में बड़ी भूमिका निभाई और दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि वे परमाणु जंग के बहुत करीब पहुंच गए थे। दोनों देशों के हालात बहुत गंभीर हो गए थे। अगला कदम क्या होता आप जानते हैं, ये ट्रंप कह रहे हैं। उन्होंने कहा एन वर्ड यानी कि न्यूक्लियर वॉर, इसका इशारा उन्होंने किया। ट्रंप ने 7 दिन में 6 बार सीज फायर पर बयान दिए। भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। दोनों देशों को कॉमन सेंस समझदारी से फैसला लेने के लिए बधाई। इसके बाद फिर भारत पाकिस्तान सीज फायर पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने परमाणु जंग रोक दी। अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में मदद की और सीज फायर पर दिए इस बयान पर ट्रंप पलट गए थे। ट्रंप ने कहा मैंने कोई मध्यस्थता नहीं कराई, लेकिन मैंने मदद की। मैं ये नहीं कहता कि ये मैंने किया। पिछले हफ्ते भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हुआ मैंने उसे सेटल करने में मदद की। ट्रंप ने ये बातें कही। अब चलिए, उसके बाद ट्रंप जो है अब अपने लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें भी अहमियत दी जाए। ट्रंप क्या कह रहे हैं देखिए। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ये भारत की बात क्या है? भारत सब क्षेत्रों में प्रगति करेगा, करना ही चाहिए। भारत किसी की शत्रुता नहीं करता, लेकिन उसकी शत्रुता करने वाले अगर दुस्साहस करेंगे तो उनको पूरा सबक सिखाने की ताकत भी भारत रखेगा और रखनी चाहिए। परंतु भारत की बात कुछ अलग है। ये भारत दुनिया में जीने के लिए ये करना पड़ता है, इसलिए करता है। तो सवाल है कि भारत को किसने बचाया? भारत ने किसे पटखनी दे दी? पाकिस्तान का रोल इसमें क्या था? और क्या जो ट्रंप हैं उनकी भूमिका यहां पर क्या सबसे अहम हो जाती है, यह सवाल है। लेकिन ट्रंप की भूमिका इस बात को लेकर है कि मध्यस्थता हमने कराई, इस बात को समझना होगा। इसीलिए वो बराबर यू टर्न ले रहे हैं अपने बयानों से। तो 4 दिन की जंग में पाकिस्तान चारों खाने चित रहा। भारत ने पाक के अंदर 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए और भारत के इस एक्शन में 100 से ज्यादा आतंकी भी निपट गए। आतंकी मसूद अजहर का पूरा खानदान इस हमले में मारा गया। पाक ने जवाबी कार्रवाई की तो भारत ने जबरदस्त पलटवार किया और पाक के कई एयरबेस तबाह किए। उनकी सेना पर सीधा अटैक हुआ। इसके बाद पाकिस्तान दुनिया से मदद की गुहार लगाने लगा। भारत के डीजीएमओ को फोन किया, बख्शने की गुहार लगाई। जब भारत ने माफ किया तो पुराना राग अलापने लगा, अपनी जीत मनाने लगा, जश्न का इजहार करने लगा। अब देखिए, पाकिस्तान एक्सपर्ट मोहन
पीरजादा क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बुद्धिजीवी अपनी सेना से सबूत मांग रहे हैं। पाकिस्तान एक्सपर्ट मोइन पीरजादा ने सेना पर ही सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पाक सेना ने भारत के नुकसान का दावा किया, लेकिन पाक फौज के पास इसके कोई भी मजबूत सबूत नहीं है। पाकिस्तान के पास सबूत के तौर पर कोई सैटेलाइट इमेज नहीं है। इससे साफ है कि पाक की सेना पूरी तरह से फेल रही है, जबकि भारत ने पाक के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश कर दिए। भारत ने बिना रोक टोक रावलपिंडी तक हमले किए। पाक के कई एयरबेस को मिनटों में तबाह कर दिया गया और लड़ाई जारी रहती तो पाकिस्तान की ऐसी तैसी तय थी। 2 से 3 दिन और लड़ाई होती तो पाक बुरी तरह से घिर जाता, लेकिन पाकिस्तान ऐसा दिखा रहा है जैसे उसने जंग जीत ली हो। तो अब जरा सुनिए पीरजादा क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी जुबानी ये बातें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। तो सीजफायर के दौरान भी पाकिस्तान अपने नापाक इरादे पेश कर रहा था और ड्रोन से हमले कर रहा था। 1-2 नहीं, तकरीबन सैकड़ों ड्रोन उसने भारत की तरफ उड़ा, हवा में उड़ाए और इसका माकूल जवाब दिया। किसने दिया? ये दिया जवाब आकाश तीर ने। और ये कैसा सिस्टम है जो आसमान में ही उन सभी ड्रोन को चित कर देता। अब तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। चलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि आकाश तीर ने कमाल किया। ब्रह्मोस का नाम लोगों की जुबान पर है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम यह हो जाता है कि हमारे यहां से मेड इन इंडिया जो सिस्टम्स हैं उन्होंने कमाल कर दिखाया। आइए इसके बारे में आपको बताता हूं। 9 और 10 मई को पाक ने भारत पर ड्रोन से हमला किया, भारत की मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, लेकिन मेड इन इंडिया आकाश तीर ने कमाल कर दिया। डिफेंस सिस्टम आकाश तीर ने पाक हमले को नाकाम किया और यह भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 के साथ ही भारत ने इसे भी तैनात किया था और आकाश तीर ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल है और यह हथियारों को डिटेक्ट करके उसको खत्म करता है। आकाश तीर में रडार है, सेंसर है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है। इसे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव की तरह बनाया गया है और इसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में शामिल किया गया है। यह इंटेलिजेंस प्रोएक्टिव और तेजी से जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है। बहुत तेजी से यह उड़ती है मिसाइल, 30 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर ऊंचाई तक के लक्ष्य को मार सकती है और जोरदार धमाका करने वाला वॉरहेड और स्मार्ट सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं। रडार, लॉन्चर और कंट्रोल सिस्टम सब कुछ भारत में बना है और यह सिस्टम भारत की हवाई सुरक्षा का अहम हिस्सा बन गया है। तो मैं आपको बताता हूं कि जो यहां पर जो एक आकाश तीर का नाम दिया जा रहा है अब लोगों की जुबान पर चढ़ेगा, क्योंकि ये मार करने में जबरदस्त है और इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि ये मेड इन इंडिया है। लेकिन एक्सपर्ट्स कैसे इसे देखते हैं, क्या कहते हैं, सुनिए जरा। आकाश तीर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ये एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है। कॉन्सेप्ट इसका जो कॉन्सेप्ट है डिटेक्ट, इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय। ये इंडियन आर्मी अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इस्तेमाल करती है और इसको हमने इंडियन एयरफोर्स का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, उसके साथ भी पार्शली इंटीग्रेट ये हो चुका है। टोटल इंटीग्रेशन इसको कुछ दिनों में हो जाएगी। 1982 करोड़ का ऑर्डर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 455 आकाश तीर के लिए इसको प्लेस हुआ है और तकरीबन 50% से ज़्यादा आकाश तीर ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। अब ये एक स्पेस टेक्नोलॉजी से काम करता है। इसको इसरो ने इसको तैयार किया है और इसमें नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल होता है और काफ़ी लंबी इसकी रेंज है, 1000 किलोमीटर से ऊपर ये इसको डिटेक्ट अपना कर लेता है टारगेट को। और ये इंडियन आर्मी के जितने भी वेपन सिस्टम्स हैं उसके साथ इंटीग्रेटेड है। तो भारत से पिट चुका पाकिस्तान अपना गुस्सा निकाले भी तो कहां, तो बलूचों पर गुस्सा निकाल रहा है, लेकिन जो बलूच हैं अब सड़कों पर उतर आए हैं। यहां पर जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये वो बलूच हैं जो अब सड़कों पर उतर आए हैं और वो चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो। तो भारत से पिटा हुआ पाकिस्तान अब बलूचों को निशाना बना रहा है, उनके साथ मारपीट कर रहा है, ज्यादती कर रहा है और अत्याचार कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि भारत की पिटाई से किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है। पाक सेना बलूचों पर अपना गुस्सा निकाल रही है। खबर है कि पाक सेना ने बलूचों पर दमन तेज कर दिया है, आम लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना यही कर रही है और खबर यह है कि बलूचिस्तान में पाक सेना नरसंहार पर उतर आई है।
बलूचिस्तान के कई इलाकों में इंटरनेट बिजली सेवाएं काट दी गई हैं ताकि बलूच नागरिकों के खिलाफ अत्याचार की खबर ना आ पाए। दरअसल पाकिस्तान की सेना का यह पुराना ट्रेंड रहा है, जब भी वो भारत से पिटता है बलूचों को निशाना बनाता है। 1999 में करगिल में पिटाई के बाद यही उसने किया। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी उसने यही किया। दरअसल पाक सेना की एक नहीं दो मुश्किलें हैं। भारतीय सेना एलओसी और बॉर्डर पर औकात बता रही है, जिसका फायदा उठाकर बलूचों ने विद्रोह तेज कर दिया और 2 दिन पहले बलूचों ने पाक से आजादी का ऐलान किया। बलोच के लोकप्रिय नेता मीर यार बलोच ने आजादी का ऐलान किया था और इसके बाद दुनिया के सामने पाकिस्तान सेना की शर्मिंदगी और बढ़ गई। तो ये पूरी कहानी है बलूचों पर हमले की। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि जो बलोच हैं उनका क्या कहना है, उनका सेंस कैसे कह रहा, उनका रिएक्शन क्या है। मैं पैगाम देना चाहती हूँ इस जलसेगाह से और उस नाम नेआब कौम परस्त को जिसका काम यह है कि कैसे बलोचों के खून का सौदा किया जाए। इस्लामाबाद में उस ठंडी सर्दी में जब मैंने बलोच बच्चों को देखा तो मैंने भी देखा कि काश ये स्कूल जाते, काश ये यतीमों की जिंदगी ना गुजारते। मैंने इन बीवा औरतों को देखा, मैंने इनको देखा कि कैसे वो तड़प रहे हैं कि उनके शौहर कहाँ हैं। मैंने इन माओं को देखा, वो माएं जिनके बच्चों ने सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के लिए, बलोच की मुस्तकबिल के लिए अपना हम है उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप फेंकते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। माएं अपने बेटों की पैदाइश पर रोते हैं, तड़पते हैं। आज इस पाकिस्तानी रियासत में हम जब यहाँ सब बैठे हुए हैं, एक 8वीं क्लास की जमात के बच्चे को वहाँ अगवा किया है। हो पाकिस्तानी रियासत। तो बलूचों का गुस्सा आपने देखा, लेकिन सरहद पर सिर्फ सेना ही एक्शन नहीं ले रही, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ही एक्शन नहीं ले रही, बल्कि घर के अंदर अगर बात करें भारत के अंदर लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। यहां पर आप तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, तस्वीरें आप देखिए, एनआईए का एक्शन शुरू हो गया है। और एक्शन किस पर? आईएसआईएस के 2 ऐसे आतंकियों पर जिनकी तलाश थी, जिनके ऊपर इनाम था, और सबसे बड़ी बात कि इनकी जो तलाश थी 2 साल से एनआईए कर रही थी। और उनकी तस्वीरें जरा आप देखिए, आतंकी अब्दुल्ला फयाज शेख, इसकी तलाश हो रही थी, इसके ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम भी था। अगली तस्वीर जो एक और व्यक्ति है जिसकी, और चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से आईएसआईएस के उन आतंकियों की खोजबीन की जा रही है जो अपना एक नेटवर्क तलाश रहे हैं, जो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। चलिए, आतंक के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी का एक्शन तेज हो गया और एनआईए ने आईएसआईएस के 2 आतंकियों को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और इनके नाम है अब्दुल्ला फयाज शेख उर्फ डायपर वाला और तलहा खान। आतंकी आईएसआईएस संगठन के स्लीपर सेल के रूप में काम करते थे और एनआईए इन आतंकियों की 2023 से तलाश कर रही थी। दोनों ही आतंकी 2 साल से इंडोनेशिया के जकार्ता में छुपे थे। दोनों आतंकी जकार्ता से भारत लौटने की कोशिश कर रहे थे। मुंबई पहुंचते ही एनआईए ने एयरपोर्ट पर ही दबोच लिया। दोनों आतंकियों पर 3-3 लाख का इनाम घोषित था। एनआईए ने दोनों आतंकियों को कोर्ट में पेश किया। एनआईए ने कहा कि दोनों आतंकी देश विरोधी साजिश में शामिल थे। कोर्ट ने आतंकियों को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है और इनके ग्रुप के 8 आतंकियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। सभी 10 आतंकी आईएसआईएस के स्लीपर मॉड्यूल के तौर पर भारत में काम कर रहे थे। आईएसआईएस की विचारधारा को लेकर युवाओं को बरगलाते थे, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते थे। 2022-2023 में पुणे में एक वर्कशॉप का इसने आयोजन किया जिसमें स्लीपर सेल के लोगों को बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। भारत में आतंक फैलाने की साजिशें कर रहे थे और इनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की थी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जो आरोपी हैं, उनके जो वकील हैं, उनकी दलील देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं। एनआईए ने 2 लोगों को अरेस्ट किया कल मुंबई एयरपोर्ट से, ऐसा उनका कहना था, और आज उन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस किया। और एनआईए ने जो है 15 डेज़ की पुलिस कस्टडी मांगी थी, बट कंसिडरिंग सारे ग्राउंड्स वगैरह देख के, क्योंकि इस मामले में ऑलरेडी 8 एक्यूज की अरेस्ट हो चुकी है और उन्हीं सभी के खिलाफ चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हो चुकी है ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले। तो इस वजह से जो है कोर्ट ने 15 डेज़ की कस्टडी ना देते हुए 27 तक यानी 10 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। ये जो 2 पकड़े गए हैं एक्यूज,
समहाउ दे वर इन अ कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे और इसी बेसिस पे उन्होंने ये मांगा था, रिमांड मांगा था और जो उनको मिल गया है। और इनका रोल जो है वो इतना स्पेसिफिकली अभी बताया नहीं गया है, बट यही था कि कोई मीटिंग में ये लोग शामिल थे। ऑल्दो जब एक्यूज से मेरा लीगल इंटरेक्शन हुआ है, एक्यूज ने ये चीज़ को डिनाई किया है। अब चलिए उस खबर की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको लिए चल रहे हैं जहां पर एक साजिश की बू आती है। खबर है कि बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर एक साजिश रच रहा है, लेकिन कहां नजर है उसकी तरफ हम आपको लिए चलते हैं। नजर है भारत की तरफ और चिकन नेक की तरफ। देखिए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इन्होंने हाथ मिला लिया है, लेकिन नजर कहां है? अगर आप देखेंगे करीब से तो आपको पता चलेगा कि इस एरिया पर नजर है। ये एक बड़ी भूल यहां पर साबित हो सकती है। चलिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से जो चीन है वो भारत के खिलाफ पहले से ही साजिश रच रहा है, लेकिन बांग्लादेश अब उसके साथ हो गया है। भारत एक तरफ पाकिस्तान से निपट रहा है, 2-4 दिन की पिटाई में ही पाक बेदम हो चुका है। दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, जिसकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की साजिश में चीन शामिल है। खबर क्या है? खबर है कि बांग्लादेश में चीन की एक टीम ने सीक्रेट दौरा किया और चीन की इस टीम का सीक्रेट दौरा भारत के चिकन नेक के इलाके में हुआ है। इसका मकसद बांग्लादेश में लाल मोनीर हाट के एयरबेस का निरीक्षण करना था और यह एयरबेस भारत की चिकन नेक कहलाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। खबर क्या है? खबर यह है कि चीन के इस दल ने चिकन नेक के पास का दौरा किया है, तो अब भारत की जो पैनी नजर है वो बांग्लादेश का ये एयरबेस रंगपुर डिवीजन में है, लेकिन भारत इस पर नजर बनाए हुए है, जो भारतीय सीमा से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर है और बांग्लादेश सरकार इसके लिए चीन से मदद चाहता है। खबर है कि चीन भी इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है। बांग्लादेश की इच्छा के बाद चीन की टीम बांग्लादेश पहुंची थी और यह बेस द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है, फिलहाल खराब हालत में है और बांग्लादेश इस एयरबेस को चीन को सौंपता है तो भारत की टेंशन यहां बढ़ेगी। पाकिस्तान पहले ही इस इलाके में भारत की मुश्किल बढ़ाना चाहता है। अब बांग्लादेश की सरकार चीन के साथ मिलकर साजिश रच रही है। साजिश सफल होती है तो ये चीन के लिए मुंहमांगी मुराद होगी, क्योंकि भारत की सुरक्षा के लिए चिकन नेक बेहद अहम है। यह पूर्वोत्तर के बाकी हिस्सों को भारत से कनेक्ट करता है, जोड़ता है, इसलिए इस क्षेत्र में भारत की मजबूत सैन्य उपस्थिति भी है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर का मुख्यालय सिलीगुड़ी के पास है और इस कॉरिडोर में हासीमारा एयरबेस में राफेल विमानों के स्क्वाड्रन है, यानी कि लाल मोनीर हाट हवाई अड्डा भारत की तोपखाने की मारक क्षमता के भीतर आता है। अब चलिए दीपक वोरा जो कि पूर्व राजनयिक हैं, वो इस मसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि चिकन नेक की बात बांग्लादेश से हो चुकी है, उसे हिंट मानते हुए जरा रिएक्शन देखिए। कुछ नहीं हो जाएगा, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास क्षमता है, हमारे पास मिलिट्री ताकत है, हमारे पास डिप्लोमेटिक ताकत है, हमारे पास इकोनॉमिक ताकत है। कोई कुछ नहीं करेगा। चाइना का इंटरेस्ट इस समय ताइवान में है और अमेरिका को काउंटर करने में है। वो जबरदस्ती भारत से पंगा नहीं लेना चाहता, इस बात को समझ लीजिए। उसका इंटरेस्ट मुझसे मुकाबला करने में नहीं है, क्योंकि उसने मुकाबला करने की कोशिश की थी गालवान में, बहुत बुरी तरह से पिटा था। अब वो वहां से पीछे हट गया है, वो हमारी ताकत जानता है। बांग्लादेश ने पहले तो चाइना को ये कहकर इनवाइट किया कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स लैंडलॉक्ड हैं और उनका समुद्र में एंट्रेंस जो है उसका गार्जियन मैं हूँ, और फिर तीस्ता नदी का प्रोजेक्ट उसको दे दिया, जो नदी सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक जाती है। और अब वहाँ से केवल 20 किलोमीटर दूर रंगपुर डिवीज़न में वर्ल्ड वार II के एक एयरफील्ड को डेवलप करने का काम भी शायद वो चाइना को देने वाला है। लेकिन हिंदुस्तान भी इसके ऊपर नज़र बना के रखे हुए है। हमारी एक त्रिशक्ति कोर, पूरा कोर हेडक्वार्टर सिलीगुड़ी में तैनात है और वहीं नज़दीक में हाशीमारा में हमारे राफेल तैनात हैं। और इसके अलावा हिंदुस्तान को अब बांग्लादेश को चेतावनी दे देनी चाहिए कि अगर उसने अपनी धरती का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ किया या किसी को करने दिया तो उसका वही हाल जो पाकिस्तान का हुआ है 15 मिनट में हो जाएगा। तो भारत से पटखनी खा चुका पाकिस्तान अब ISI जो उसके एजेंट्स हैं वो लगे हुए हैं पन्नू की तरफ, ताकि पन्नू आतंक का एक नया अध्याय, एक नया पन्ना पलट पाएगा। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा, इसे समझना जरूरी है कि ISI कैसे इसे मोड़ना चाहता है।
तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में हमले कराने की साजिश रच रही है। आईएसआई ने खालिस्तानी समर्थकों को उकसाने का काम शुरू कर दिया। आईएसआई भारत में कोई बड़ा आतंकी हमला कराना चाहती है, इसके लिए खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लगाया गया है। और पन्नू सिर्फ फॉर जस्टिस यानी कि एफजे चलाता है और आईएसआई दूसरे खालिस्तानी आतंकियों की भी मदद ले रही है। पंजाब में, हरियाणा में नेटवर्क को फिर से एक्टिव करने की कोशिश हो रही है। पुलिस थानों, सेना और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला करने की कोशिश हो रही है। बीते कुछ दिनों में एक नया पैटर्न भी वहां पर देखने को मिला है। फरार खालिस्तानी आतंकी अब फिर से भारत आने लगे हैं ताकि यहां किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। खुफिया एजेंसियों ने इसे लेकर जांच एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। एनआईए के साथ साथ पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ की जो पुलिस है अलर्ट मोड में है। और पिछले दिनों के रिकॉर्ड को देखें तो खालिस्तानी आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद खालिस्तानी नेटवर्क के एक्टिव होने का जो शक है वो काफी मजबूत हो जाता है। इनामी आतंकी कश्मीर सिंह 9 साल बाद भारत लौटा। 10 लाख के इनामी कश्मीर सिंह को बिहार से गिरफ्तार किया गया। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी हैरी पकड़ा गया। तो हैरी जो था वो चंडीगढ़ में हमले की प्लानिंग कर रहा था। चंडीगढ़ पुलिस ने पिछले हफ्ते 2 खालिस्तानी आतंकियों को पकड़ा। जोवनजीत सिंह और सुमनदीप सिंह को आरडीएक्स के साथ पकड़ा गया है, यानी कि एक बड़ी योजना बनाई जा रही थी। तो ये आतंकी अमृतसर थाने पर बम से हमला करने के मामले में मोस्ट वांटेड थे। अब इस पर जरा देखिए कि पॉलिटिकल रिएक्शन कैसे कैसे आ रहे हैं, सुनिए जरा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनकी बची कुची जमीन अब समय आ गया है मट्टी में मिलाने का काम करेंगे। मात्र 3 घंटे में मट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया। टेरर कैंप्स नष्ट हो गए। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो बेसिस थे पूरे, और वो पूरी हेडक्वार्टर्स थे, वो तहस नहस हो गए, पर खच्चे उड़ गए। उनकी 11 एयर बेसिस थी, जो एयर स्ट्रिप्स थी, एयरफील्ड्स, जिनको हमने पूरी तरह से ख़त्म किया है। जो चाइनीज़ वेपनरी थी वो भी एक्सपोज हो गई है। जो रडार स्टेशन थे उनकी हालत सब जानते हैं। ताकतें इस मुल्क में दहशतगर्दी के जरिए मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं। अल्लाह उन दहशतगर्दों का खात्मा कर दे। सेना के धुरंधरों ने आतंकवाद की टेरिटरी और टकसाल की जो धुआंधार धुलाई की है, उससे आतंकवाद और आतंकवादी और आतंकवादियों के आकाओं को जो जख्म मिला है वो जन्मांतर उनको याद रहेगा। और आज जो आतंकवाद का कबीला था वो आतंकवादियों का कब्रिस्तान बन गया है। और आज हमारे देश की सेना के शौर्य पराक्रम को पूरा देश जो है वो नतमस्तक होकर के सलाम कर रहा है। चलिए, भारत में सेना के शौर्य की गाथा पढ़ी जा रही है और मैं आपको लेकर चलता हूं उस जगह पर जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा की धूम है। सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये तिरंगा यात्रा की तस्वीरें हैं और हरियाणा के सीएम जो हैं इस तिरंगा यात्रा में मौजूद हैं। तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और ये भव्य तस्वीरें, आम जनता का पूरा समर्थन और भारत माता की जय के जयकारे। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से गुजरात के सीएम भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और सीएम को अपार यहां पर प्यार, समर्थन यहां पर मिला, खासकर आम जनता का। और अयोध्या से भी जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। साधु संतों ने क्या किया, तिरंगा यात्रा एक तरफ चल रही थी, दूसरी तरफ इन्होंने तुर्की का झंडा जला दिया। जो आतंक का समर्थन करेंगे उसके हम नहीं हैं। तो साधु संतों का गुस्सा आपने देखा, साधु संत काफी गुस्से में हैं। और कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं, यहां पर एक तस्वीर जो आती है सामने कि जो साधु संत हैं इस बात को लेकर नाराज हैं कि जो आतंक के पैरोकार हैं उन्हें किसी भी हाल में बख्शना नहीं चाहिए। और साधु संत यही चाहते हैं कि भारत की रक्षा के लिए, आन बान शान के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। और इसी सिलसिले में तुर्की का झंडा जलाया गया। अब चलिए, तुर्की अजरबैजान का देश भर में विरोध हो रहा। अकेले उत्तर प्रदेश से दोनों देशों को 2000 करोड़ की
फायदा मिलता है। यूपी से दोनों देशों के लिए हर साल 30,000 से ज्यादा बुकिंग होती थी और अब तक यूपी में 18,000 बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। अगस्त तक 25,000 से ज्यादा बुकिंग कैंसिल होने का अनुमान है और देश में तुर्की के सेब, मेवे, कालीन का बायकॉट हो रहा है। यूपी में एक हफ्ते में 150 करोड़ से ज्यादा के जो सामान है उसे बहिष्कृत किया जा रहा है। यूपी में तुर्की के सेब, सूखे मेवे, कालीन और मसाले आते थे और अजरबैजान की चाय, कॉफी और सिरेमिक की काफी डिमांड थी। अकेले यूपी में तुर्की से 1,000 करोड़ का सामान आता था, लेकिन अब 70% जो ऑर्डर हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। 2,000 करोड़ का झटका सीधे यूपी से लगा है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का जो हिस्सा है वो 12 से 14% था और बायकॉट के बाद दोनों देशों को बड़ा नुकसान हुआ है। यहां पर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी ने तुर्की के साथ करार तोड़ दिया। शारदा यूनिवर्सिटी ने तुर्की के 2 विश्वविद्यालयों से एमओयू कैंसिल कर दिया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भी एमओयू तोड़ दिया और तुर्की अजरबैजान की 23 यूनिवर्सिटी से करार टूट चुका है। इससे पहले जेएनयू, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने भी अपनी साफ तौर पर इस पर अपनी बात कही है और एमओयू। लेकिन इस बीच में एक अच्छी खबर, गुलमर्ग आपको ले चल रहे हैं और गुलमर्ग में एक बार फिर पर्यटक लौटने लगे हैं। गुलमर्ग गुलजार हो रहा है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से गुलमर्ग में तो गुलमर्ग में पर्यटकों की भीड़ बता रही है भारत एक है। और ये भारत की बात में बस आज के लिए बस इतना ही। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अपनों के साथ रहें और हां, रिपब्लिक भारत जरूर देखते रहें। जय हिंद। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप।